कल की डेट में मैंने आपको ट्रांसफार्मर चैप्टर से 10 क्वेश्चन बताया था जो कि आईटी फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और आज हम बताने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से, जो कि चैप्टर है आपका ट्रांसफार्मर, जिससे आईटीआई परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जानकारी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि परिणामित्र अर्थात ट्रांसफार्मर में गुंजन की आवाज किसके कारण पैदा होती है? भार बदलने पर, या परिणामित्र तेल के कारण, या चुंबकत्व रिएक्टेंस के कारण, या यहाँ पर डी ऑप्शन दिए गए यांत्रिकी कंपन के द्वारा। तो देखिए, ट्रांसफार्मर में जो गुंजन होता है जिसको अंग्रेजी में हमिंग बोलते हैं, या आप इस एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर गुंजन नहीं लिखा जाएगा, केवल डायरेक्ट हमिंग लिख दिया जाएगा। तो जो हमिंग की आवाज आती है वो चुंबकत्व जो रिएक्टेंस होता है उसके कारण होती है। अब साथियों ध्यान रखिएगा, गुंजन की आवाज जो होती है एक घटना होती है जो खुद चुंबकत्व जो होता है ये बढ़ जाने के कारण ऐसा आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन दिया गया, उसी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया, चुंबकत्व रिएक्शन। ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि वैद्युत शक्ति का स्थानांतरण प्राथमिक कुंडली में द्वितीयक के किसके द्वारा होता है? ए ऑप्शन वायु माध्यम, बी ऑप्शन वैद्युत शक्ति के द्वारा, सी ऑप्शन कुचालक माध्यम, और डी ऑप्शन दिया गया चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा। तो साथियों, ट्रांसफार्मर में शक्ति का जो स्थानांतरण होता है वो चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा एक कुंडली से दूसरी कुंडली में होता है। एक कुंडली से दूसरी कुंडली में, कहने का मतलब ये है साथियों कि यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा क्या होता है, एक कुंडली से दूसरी कुंडली में होता है, मतलब कि प्राथमिक कुंडली से द्वितीयक में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है डी ऑप्शन, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर का मूल अवयव नहीं है? जैसे कि क्रोड, बी ऑप्शन प्राथमिक कुंडलन, सी ऑप्शन द्वितीय कुंडलन, डी ऑप्शन परस्पर अभिभाव। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो परस्पर अभिभा है मतलब कि फ्लक्स चुंबकत्व, तो फ्लक्स चुंबकत्व का गुण होता है कि परिणामित का मुख्य अवयव ये आपका बिल्कुल नहीं होता है। दूसरी बात, और क्रूड जो इसमें प्राथमिक होता है और जो कुंडलन होता है ये द्वितीय कुंडलन ट्रांसफार्मर के अवयव होते हैं। और यहाँ पर आपका जो सही दिया गया ऑप्शन नंबर डी दिया गया कि परस्पर अभिभा, ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 को, शायद मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 को बताया था अभी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर पर एक शून्य भार परीक्षण करने का उद्देश्य है। ए ऑप्शन केवल चुंबक धारा ज्ञात करना, बी ऑप्शन केवल कोर हानियां ज्ञात करना, सी ऑप्शन दक्षता ज्ञात करना, और डी ऑप्शन है चुंबकन धारा एवं शून्य भार हानियां ज्ञात करना। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी ऑप्शन, क्योंकि आप सभी को मालूम है ट्रांसफार्मर पर शून्य भार परीक्षण से चुंबकन धारा और शून्य भार पर जो हानियां होती है वो आपको देखने को मिलती है। रीजन इसका क्या है कि शून्य भार जो होता है वो आपका कापर हानियां जो होती है ये आपको देखने को मिलती है। और कापर हानियां जो होती है लगभग इसमें नगण्य मानी जाती है। और ऑप्शन में जो आपका दिया गया ऑप्शन में, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा जा रहा है कि कोई लौह हानियां न होने से तात्पर्य होता है। ए ऑप्शन केवल शैथिल्य हानियां से, या बी ऑप्शन केवल ताम्र हानियां से, या सी ऑप्शन शैथिल्य और भंवरधारा हानियों से, या डी ऑप्शन है भंवरधारा और ताम्र हानियों से। तो साथियों ध्यान रखिएगा आप कि लौह हानियां जो होती है ये लौह हानियां न होने से यह तात्पर्य होता है कि ट्रांसफार्मर में शैथिल्य हानियां और जो भंवरधारा हानियां है दोनों का मान शून्य होगा। और यहाँ पर आपका जो सही दिया गया ऑप्शन में सी, ये आपका भंवरधारा और यहाँ पर शैथिल्य हानियां, ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि वितरण ट्रांसफार्मर का निर्धारण किया जाता है, जिससे कि 50 केवीए तक, या 100 केवीए तक, या 150 केवीए तक, या 200 केवीए तक। तो साथियों ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर जो ट्रांसफार्मर होता है उसके बारे में आप जानते होंगे, जिसको यहाँ पर हिंदी में वितरण ट्रांसफार्मर बोला जाता है। तो वितरण ट्रांसफार्मर जो होता है ये द्वितीयक वितरण अर्थात हम कह सकते हैं उपभोक्ता के पास जो लगा होता है उसकी मांग के अनुसार इसका जो निर्धारण होता है वो किया जाता है। और इसमें आपका जो सही दिया गया वो ऑप्शन नंबर डी दिया गया, 200 केवीए तक ये आपका किया जाता है। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि स्टेपलाइजर में किस प्रकार का परिणामित्र प्रयोग किया जाता है, मतलब कि स्टेपलाइजर में कौन से यहाँ पर ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन शक्ति परिणामित्र, बी ऑप्शन ऑटो परिणामित्र, सी ऑप्शन है धारा परिणामित्र और यहाँ पर डी ऑप्शन देगी वितरण परिणामित्र। तो देखिए ये काफी इजी क्वेश्चन है। जो स्टेपलाइजर होता है आपके घरों में भी होगा, ठीक है। तो स्टेपलाइजर का कार्य होता है विभव को स्थिर रखना। कहने का मतलब ये कि विभव बढ़ने पर कम या आपका ये जो आपका होता है ये आपका क्या करता है, कम का करता है। तो और यहाँ पर यदि इसकी बात करें स्टेबलता की, तो ये जो आपका इसकी होती है ये कम होने पर ये बढ़ जाता है। और स्टेबलाइजर का कार्य की यदि बात करें तो स्टेबलाइजर का कार्य ये होता है कि ऑटो परिणामित्र ये आपका कार्य करता है ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह, मतलब कि स्टेबलाइजर में जो होता है वो ऑटो ट्रांसफार्मर ही प्रयोग किया जाता है। और इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी ऑटो परिणामित्र। बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा जा रहा है कि अकुंडलीय प्रतिरोध का तात्पर्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अकुंडलीय प्रतिरोध का तात्पर्य ये है कि बिना ओमिक शक्ति हानियों से आदर्श ट्रांसफार्मर में होता। कहने का मतलब ये है साथियों कि जो एक काल्पनिक ट्रांसफार्मर होता है जिसके पास न तो ताम्र हानियां होती है और न क्रोध हानियां होती है, वो आपका होता है आदर्श ट्रांसफार्मर। मतलब इसमें किसी भी तरह की जो होती है कोई भी हानियां आपको नहीं देखने को मिलती है, बिना ओमिक शक्तियों की हानियां। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो दिया गया है ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 19 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि वेल्डिंग परिणामित्र का आउटपुट इसके इनपुट की तुलना में ए ऑप्शन उच्च विभव उच्च धारा या बी ऑप्शन दिए गए उच्च विभव निम्न धारा या सी ऑप्शन है निम्न विभव उच्च धारा या डी ऑप्शन है निम्न विभव निम्न धारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वेल्डिंग मशीन में या वेल्डिंग में जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसमें लैप वाइंडिंग का जो ट्रांसफार्मर होता है ये प्रयोग किया जाता है। किस वाइंडिंग का, तो लैप वाइंडिंग का, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और निम्न वोल्टेज और उच्च धारा का ये आपका ट्रांसफार्मर होता है। इससे ही आप कह सकते हैं कि इसमें जो आपका दिया गया सी ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। ये आपका निम्न विभव और उच्च धारा, और यहाँ पर आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। मिला लीजिएगा सभी लोग। अगले क्वेश्चन को आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है कि शीतलन के आधार पर दिए गए विकल्प में कौन ट्रांसफार्मर का प्रकार नहीं है। जैसे कि ये ऑप्शन प्राकृतिक शीतलन, जल शीतलन, वायु शीतलन और यहाँ पर दिए गए अमोनिया शीतलन। तो इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होना चाहिए, अमोनिया शीतलन। ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया शीतलन को छोड़कर सभी जो शीतलन इसमें आपका दिया गया यह ट्रांसफार्मर के शीतलन के प्रकार है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा शीतलन के प्रकार नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।